हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल देखा था कि हमारे जो इतिहास में हमें आरंभिक नगरों के जो एविडेंस मिलते हैं, उनसे हमें क्या-क्या जानकारी मिली है वो सब हमने देख लिया था। और आज का हमारा सेशन है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहाँ पर किताबों का अर्थ है जो अलग-अलग धर्मों के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कब्र, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, उनसे हमें क्या-क्या जानकारी मिलती हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। दुनिया के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है और इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, जिन्हें सूक्त किया जाता है। सूक्त का मतलब क्या है कि जो अच्छी तरह से बोला जाता है। इसमें अलग अलग देवी देवताओं की रचना, उनकी प्रशंसा में ये रचनाएं रची गई हैं। और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ये 3 देवता हैं, इंद्र, सोम और अग्नि देवता। अग्नि देवता जो हैं आग के देवता हैं, नाम से ही पता चलता है। इंद्र जो है युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे खास जो पीने जोग अच्छा जो तरल पदार्थ बनाया जाता है, उसे वो एक पौधा है। तो उस इन तीनों देवताओं की प्रशंसा में माना जाता है कि ये वेदों की रचनाएं की गई हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। इन वेदों में जो भी प्रार्थनाएं मिलती हैं, उनकी रचना कौन करते थे? ऋषि करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हमें ऋग्वेद में भाषा मिलती है वो संस्कृत है या वैदिक संस्कृत भाषा है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं हम। संस्कृत भाषा भैरोपीय क्या है? भारत और यूरोपीय इस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कौन सी भाषाएं शामिल है? असमिया, जो असम वाले क्षेत्र में बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं कौन सी हैं? फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते थे जो सभी भाषाओं में मतलब सेम बोले जाते थे। जैसे मातृ संस्कृत, माँ हिंदी का है, मदर इंग्लिश का है। तो इन भाषा परिवारों में कुछ समानताएं भी नज़र आती हैं, जैसे कि पूर्व उत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। तो जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, देखिए एनसीईआरटी की बुक देखिए, वो लिखी गई है और प्रिंट की गई है। और जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण किया जाता था, और श्रवण मतलब सुना जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। और रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। ये माना जाता है कि करीबन सिर्फ 200 साल ही हुए हैं कि अभी इन वेदों की रचनाएं की गई हैं, वरना पहले तो इन्हें सिर्फ सुना जाता था और इन पर वो ध्यान दिया जाता था जो इनमें जो भी शिक्षाएं मिलती हैं। इतिहासकार है, हमारे हिस्टोरियन है जो, वो ऋग्वेदों का अध्ययन किस प्रकार, एनालिसिस किस तरह से करते हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी यूज़ करते हैं। जो हमने देखा था, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें जो अवशेष मिलते हैं, जो भी एविडेंस मिलते हैं, वो उनके आधार पर इतिहास के बारे में बताते हैं।
और जो हिस्टोरियन है वो लिखित स्रोत, जैसे कोई वेद हो गए, कोई बुक लिखी किसी ने, कोई ग्रंथ हुआ, तो उन सभी से वो अतीत का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। जैसे ऋग्वेद में बहुत सी रचनाएं हैं, तो उसमें कुछ वार्तालाप की बनी हुई हैं। जैसे किसी विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में जो वार्तालाप है, नदियों में जैसे व्यास और सतलुज के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है, उन सभी का अध्ययन इस ऋग्वेद में किया गया है। मवेशी, घोड़े और रथ, ऋग्वेद में इन सभी के बारे में भी बताया गया है। जैसे मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे। घोड़ों को किस लिए यूज़ किया जाता था? रथ खींचने के काम लाया जाता था। और लड़ाइयों में फिर मवेशी कौन होते हैं? पशु होते हैं, जो गाय, भैंस, ऐसे बैल, इन सभी को जीत लिया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अलग अलग मोटिव थे लोगों को लड़ाई करने के। ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों के बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो उस समय पर भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और उनके अलग अलग मोटिव थे आपस में लड़ाई करने के। कोई फसलों के लिए लड़ता था, कोई ज़मीन के लिए लड़ता था, कोई पानी के लिए लड़ता था। तो युद्ध में जीते गए धन का, जब युद्ध होता था, जो भी जिस साइड से भी लोग जीत जाते थे, वो कुछ भाग उस एरिया के सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी बचा हुआ धन जो आम लोगों में बांट दिया जाता था। अधिकांश ये भी देखा जाता है कि बहुत से पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, जैसे आज के समय में अलग अलग सेना होती हैं, वैसी कोई सेना नहीं थी। लोग सभाओं में उनकी मीटिंग्स होती थी। कोई भी युद्ध अगर करना हो, या उसके बारे में क्या प्लानिंग है, या क्या हमने रणनीति बनानी है, तो उसके लिए सलाह मशवरा करते थे, मीटिंग होती थी। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। जो बहादुर लोग होते थे, जो लड़ाई में अच्छे थे, जिनका नेतृत्व अच्छा होता था, उन्हें ही योद्धा चुना जाता था। लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? तो देखिए, लोगों का वर्गीकरण हम काम के आधार पर भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने वाले अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो कुछ शब्दों को हम देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, एक पुरोहित होते थे जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, अनुसंधान करते थे। और दूसरे लोग क्या थे? राजा थे। एक पुरोहित और दूसरे राजा। ये राजा वैसे नहीं होते थे जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उनके पास महल होते थे, सेनाएं होती थी, जो उनके पास धन होता था, इतना कर वसूलते थे। वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। उस ऋग्वेद में जो हमें बताया गया उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो राजा की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसकी गद्दी पर बैठता था, वो उसका जो बेटा या उसका वंशज अपने आप बिल्कुल नहीं बनता था। ये लोगों के होता था, हाथ में होता था कि किसे राजा बनाना है और किसे नहीं। और लोग जो बहादुर कुशल होते थे, उन्हें ही अपना लीडर मानते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रयोग आज भी होता है। जन, जन से क्या होता? लोग। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द से निकला है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में से। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो देखिए, क्या हमें कोई भी नाम इनमें से जाना पहचाना लगता है? क्या हमने कभी सुना है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ये जो ऋग्वेद वेदों की रचना की जिन लोगों ने, वो लोग खुद को आर्य मानते थे।
तथा अपने विरोधियों को क्या मानते थे, दास या तत्सु कहते थे कि हमने वेदों की रचना की है तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सभ्य हैं, हम अच्छे हैं। और जो बाकी लोग वो क्या, दास हैं, हमारे गुलाम हैं। और दास लोग क्या होते थे, जो जिन्हें हम गुलाम बोलते हैं, गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। युद्ध होता था, जो हार जाते थे उन्हें बंदी बना लिया जाता था, और जो जीत जाता था वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उन्हें सब करना पड़ता था गुलामों को। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी जिस समय पर, वहीं दूसरी जगह पर अलग तरह का विकास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पर कोई ग्रंथ या वेद की रचनाएं हो रही हैं तो दूसरे क्षेत्र में भी ऐसा हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है दूसरे क्षेत्र में लोग अच्छे से रह रहे हो, या हो सकता है वहाँ पर बुरी स्थिति हो, कुछ भी हो सकता था। शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं, जो ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। हमने देखा था कि हम कब्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके कब्रें बनाते थे। और ये प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है। और ये प्रथा सबसे पहला दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित होती थी। महापाषाण युग कौन सा होता है, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, और कई बार एक अकेला पत्थर भी मिलता है। तो ये देखिए, ये कब्रों की एक तस्वीर ली गई है कि कब्रें उस समय इस प्रकार की बनी होती थी, जो आसपास में पत्थर होते थे और ज़मीन के नीचे होती थी कब्रें। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता क्या है, मृतकों को किसी खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले लोहे के औजार, हथियार और घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो यह पता चलता है कि जब लोगों को दफनाया जाता था कब्रों में, तो उनके साथ उनकी ज़रूरत की वस्तुएं भी साथ में दफनाई जाती थी। जैसे कि बर्तन दफनाए जाते थे, गहने, औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल जो उन्हें सबसे प्रिय होते थे, मवेशी, पशु, उनके भी साथ में उनको भी दफनाया जाता था। हमने देखा था कल कि जो लोगों का विश्वास होता था कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, तो उस दुनिया में जब किसी की मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति उस दुनिया में चला जाता है। तो उस दुनिया में जाकर भी उन्हें वस्तुओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए लोग उनके ज़रूरत के सारे सामान, जो भी वस्तुओं की ज़रूरत होती थी, उसके साथ ही दफना देते थे। महापाषाण कब्रों से मिले, ये देखिए, महापाषाण जो युग था जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जो सामान मिला है उस समय पर, ये है वो सामान। ये लोहे का, और ये घोड़े के लिए सामान है, और ये कटार बनाई गई है जो कि यूज़ की जाती थी युद्ध वगैरह लड़ने में। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, तो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये वही बात कर रहे हैं कि कंकाल के साथ जो चीज़ें पाई गई थी वो उनके लिए उनकी ज़रूरत का सामान रखा जाता था कि उन्हें दूसरे लोक में भी, इस लोक के जो बाद दूसरा लोक में लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लोग उनके साथ ही सामान को दफना देते थे। और इसमें 2 प्रकार के कंकालों के साथ सामान पाया गया। एक तो बहुत कीमती सामान जैसे सोने के मनके, शंख पाए गए हैं, और दूसरे में कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि ऐसे में सामाजिक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। एक तो अमीर लोग होते थे जिनके साथ गहने और सोने के मनके, शंख, मोती वगैरह जो बीट्स होते हैं वो दफनाए जाते थे, और दूसरे लोग जो गरीब लोग थे, जो जिनके साथ मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए की थी? हाँ, ये वही बात कर रहे हैं कि कुछ जो कब्रें होती थी वो किसी खास
परिवारों के लिए होती थी। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के, तो कुछ कब्रें ऐसी भी मिली हैं जहाँ पर एक ही परिवार के सभी 4, 5, 10 लोगों को इकट्ठा दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो देखिए हमने देखा था एक होल बना होता था जहाँ पर ये देखिए, हाँ, ये एक कब्र बनी हुई है। इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले मरा तो उसको यहाँ पर दफनाया गया, फिर एक होल होता था। तो जो उनके परिवार के कुछ लोग जो बाद में जैसे जैसे उनकी डेथ हुई तो इस होल के ज़रिए उन्हें भी यहीं पर दफनाया गया। तो ये दर्शाता है कि लोगों में सामाजिक असमानता उस समय पर भी थी। ये सिर्फ आज या कुछ साल पहलों की बात नहीं, ये प्राचीन काल से ही असमानता चली आ रही है। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। कौन सी कब्र देखते हैं। लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। ये कब्र इनाम गांव एक जगह है जो भीमा की सहायक नदी घोड़ है उसके किनारे जो जगह है उसमें। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो कुछ ऐसी कब्रें हैं जहाँ पर गड्ढे में सीधे लोगों को दफनाया जाता था और फिर उनका जो सर होता था वो उत्तर की ओर होता था। कई बार तो उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। तो एक ऐसी कब्र भी मिलती है जिसमें जो व्यक्ति था उसको 4 कमरों वाले घर में दफनाया गया था और उसके साथ एक अनाज का उस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर जो थे मुड़े हुए थे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हमें एविडेंस मिलते हैं या हमें ऋग्वेदों से जो भी वेद हैं ग्रंथ हैं उनसे जानकारी मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इनाम गांव के लोग जो थे, जिस जगह पर हमने जो विशिष्ट कब्र देखी थी, वो लोगों के काम धंधे, वो लोग क्या करते थे। सभी लोग ही कृषि करते थे। तो वो भी गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल उनके बीज मिले हैं इस गांव में कि वो लोग भी खेती कृषि किया करते थे। और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। हड्डियों से अंदाजा होता है कि लोग जानवरों का शिकार करके उनको खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा, हिरन, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और ये सभी जितने भी जानवर दिए गए इन सभी जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा बेर, खाने वाली वस्तुओं में आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ भी इकट्ठी की जाती थी। तो ये सब हमने देखा कि जो कब्रें हैं और जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिली है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो करते हैं हम। इसके बाद सबसे पहले है सूकत। सूकत किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था कि अच्छी तरह से बोला गया जो प्रार्थनाएं होती थी ऋग्वेद में उन्हें सूकत का नाम दिया गया था। और रथ का प्रयोग क्या होता था, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ में क्या होता था, अनुसंधानों के लिए किया जाता था। और दास कौन होते थे, गुलाम। और महापाषाणों में सजाए गए पत्थर और बड़े बड़े पत्थरों के हमें एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये भी हम देख लेते हैं। वेदों की रचना मान लेते हैं प्रारंभ होते हैं 3500 साल पहले वेदों की रचना हो गई थी। और महापाषाण का जो निर्माण हुआ था, महापाषाण काल हुआ था जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को और सजावटी पत्थरों को यूज़ किया जाता था, वो लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था, जो कृषि इनाम गांव में बसने लगे थे। और जो आज का जो हम देखते हैं उसके चरक जो था लास्ट वाला पीरियड वो 2000 साल पहले था।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम आगे देखेंगे बाकी के सारे टॉपिक। थैंक यू सो मच।